नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर और आप देख रहे हैं टीचर्स मंत्रा। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल 27 जनवरी का जो सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें सीडीपी और ईवीएस सेक्शन के क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे और एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। हर एक क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसके साथ साथ उस सही आंसर को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि जिनका आगामी दिनों में सीटेट एग्जाम है उनकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन सके और प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ वो एग्जाम देने जा सके। तो शुरुआत करते हैं और आज का जो ये सेशन है इसमें हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ईवीएस से, जो हमारा इन्वायरमेंटल स्टडी जो पर्यावरण अध्ययन है वहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। और इस क्वेश्चन के सिलसिले में पहले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लद्दाख का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। लेह लद्दाख जो है एक जगह है, उस लेह लद्दाख में जो सबसे ठंडा स्थान है वो कौन सा है। तो आपका जो सही आंसर है वो है द्रास। द्रास जो है ये लेह लद्दाख का सबसे ठंडा स्थान है, सबसे कोल्ड प्लेस है ये लद्दाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोचमपल्ली गठन से पहले जो राज्य डिवाइड हुआ है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, उसमें जो पोचमपल्ली है जो तेलंगाना में था वो गठन से पहले किस राज्य में स्थित था। तो पोचमपल्ली जो है वो गठन से पहले आपके आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। जो आपका आंध्र प्रदेश है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये डिवाइडेशन के बाद आंध्र प्रदेश का पहले हिस्सा था, क्योंकि तेलंगाना जो था वो अलग होने से पहले आंध्र प्रदेश राज्य का एक हिस्सा था और ये पोचमपल्ली जो है ये आपके तेलंगाना में स्थित है। इसका मतलब है कि तेलंगाना जो है वो गठन से पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, तो पोचमपल्ली भी कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। तो सही जो आंसर है स्टेट पूछा है तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ के तने में गहरा छिद्र बनाकर उसमें छुपे हुए कीड़े मकोड़े को कौन सी पक्षी खाती है। यानी पेड़ का जो तना है जो शाखा है उसमें गहरे छिद्र बनाकर जो कीड़े मकोड़े छुपे होते हैं उन कीड़ों मकोड़ों को कौन सा पक्षी खाता है। आपका सही आंसर है कठफोड़वा। जो कठफोड़वा है एक पक्षी है, एक प्रजाति है, एक नाम है कठफोड़वा। ये कठफोड़वा जो पक्षी है ये आपके पेड़ के या तने में जो कीड़े मकोड़े छिद्र बनाकर जो रहते हैं उन कीड़ों उन इंसेक्ट्स को ये कठफोड़वा जो पक्षी है उनको खा जाता है या भोजन के रूप में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से मनुष्य की शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। उस विटामिन का नाम बताना है जिसकी मदद से जो ओवरऑल कैपेसिटी है या एक तरीके से ओवरऑल एफिशिएंसी जो है कार्य क्षमता है मनुष्य की कम हो जाती है। आपका सही आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी जो है जो आपको सूर्य की रोशनी से सुबह की जो सूर्य की रोशनी है उसमें विटामिन डी मिलता है और इस विटामिन डी की कमी से जो है कार्य क्षमता या ओवरऑल जो वर्क जो एफिशिएंसी है एक व्यक्ति की एक मनुष्य की वह डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। अभी हम ईवीएस सेक्शन कर रहे हैं, इसके बाद हम सीडीपी वाले सेक्शन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने से पहले अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली उल्का पिंड किस परत में आकर नष्ट हो जाती है। अंतरिक्ष में जो उल्का पिंड जो प्रवेश करती है तो प्रवेश करने वाली जो उल्का पिंड है वह वायुमंडल के किस परत में आकर जलकर नष्ट हो जाती है। तो वायुमंडल जो है 5 परतों में बटा हुआ है, सब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल मंडल। ये मौसम की जो जितनी सारी घटनाएं हैं वो आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। और उल्का पिंड जो आपका प्रश्न आया हुआ है, जो क्वेश्चन आया हुआ है, उल्का पिंड जो है वो मध्य मंडल में आकर के जो मध्य मंडल है उसमें आकर के जलकर ये नष्ट हो जाती है आपका उल्का पिंड। तो जो सही आंसर है वो है आपका मध्य मंडल। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अबाउट स्नेक। सांप से एक क्वेश्चन आया हुआ था आई थिंक, उसमें कुछ गलत आपको सिलेक्ट करना था। 4 ऑप्शन थे, 3 सही थे, 1 गलत था। उस गलत को आपको पॉइंट आउट करना था। तो सांप के बारे में ओवरऑल एक बार जान लेते हैं। भारत में जो है वो 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन? पहला है नाग, दूसरा करैत, तीसरा दुबोइया और चौथा अफाई। ये 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। और सांप का जो नाच करता है या सांप को जो पकड़ता है या उसका एक तरीके से खेल दिखाता है उसको कालबेलिया बोलते हैं।
और नेक्स्ट इससे एक चीज जहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सांप काटने के बाद जो दवा पिलाई जाती है जिससे कि उसकी जो जहर है वो निकलती है, वह सांप के ही कहीं ना कहीं विष से या सीरम से वो बना। वो जो सीरम है जो स्नेक काटने पे लोगों को, पेशेंट को दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं सांप से ही बना होता है। या सांप के जहर को काटने के लिए सांप के जहर से ही सीरम तैयार किया जाता है या बनाया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जहां से आप याद रखेंगे। लेकिन इसमें जो सही आंसर है वो पूछा हुआ था, तो क्योंकि गलत पॉइंट आउट करना था, तो गलत पॉइंट आउट यही करना था कि वहां दिया था कि भारत में 10 प्रकार के सांप हैं, जो गलत है। भारत में 4 टाइप्स के जो है वो स्नेक पाए जाते हैं। आपके स्नेक जो है उनके 4 टाइप्स हैं, नाक, करैत, दुबैया और अफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय कौन सा है। आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो अनीता की मधुमक्खियां एक चैप्टर है जिसमें बोचहा डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, वहां की रहने वाली है एक अनीता कुशवाहा, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। उसमें दिया हुआ है कि मधुमक्खी का जो हॉनी बी है उसके एक का या उसको पालने का सबसे उपयुक्त समय है आपका अक्टूबर टू दिसंबर। जो अक्टूबर से दिसंबर का जो महीना है ये मधुमक्खी पालन के लिए एक एप्रोप्रिएट या आपका उपयुक्त समय होता है, अक्टूबर से दिसंबर। तो आपका सही आंसर है अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि आधारित है। ब्रेल लिपि जो है जिसको देखने में एक तरीके से तकलीफ हो, या जो ब्लाइंड पर्सन है, जो अंधे लोग हैं, वो पढ़ने के लिए उनके लिए एक लिपि का प्रयोग किया जाता है जिसका आविष्कार फ्रांस के लुई ब्रेल ने किया हुआ था। उसमें पूछ रहा है कि ब्रेल लिपि किस पे आधारित है। तो ब्रेल लिपि जो है वो 6 डॉट पे आधारित होती है। या 6 डॉट्स पे 6 बिंदु बने होते हैं और ये टेक्टाइल है जिसको टच करके जो है, जो ब्लाइंड लोग हैं वो तो इसको टच करके इन 6 डॉट की मदद से, 6 बिंदुओं की मदद से पठन पाठन करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन क्या कहलाता है, यानी मृदा अपरदन क्या है। आपका 4 ऑप्शन था। तो मृदा अपरदन जो है, मृदा अपरदन एक प्रकार की प्राकृतिक घटना है जो भौतिक आपके वातावरण में होता है। उसमें होता है क्या कि वायु एवं जल के द्वारा या माध्यम से मिट्टी की ऊपरी परत को बहाकर कहीं दूर ले जाया जाता है। तो जल एवं वायु के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को बहाकर दूर ले जाना या ऊपरी परत को नष्ट करना आपका मृदा अपरदन कहलाता है। यह मृदा अपरदन कहलाता है जब वो वायु एवं जल द्वारा मिट्टी के ऊपरी परत को या भूमि के ऊपरी परत को जब वो मिट्टी को बहाकर ले जाता है, यह प्रक्रिया आपकी जो मृदा अपरदन कहलाती है, जिसका सही आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में गन्ने के खेत वाले एक गांव में मुकदमा की क्या भूमिका है। एक संस्था है, बनाया गया है मुकदमा महाराष्ट्र में, जो गन्ने की खेती जो फार्मर करते हैं उनके लिए एक संस्था बनाया हुआ है मुकदमा। उसका क्या अर्थ है, तो वह कर्ज वसूलने वाला एक संस्था है या एक व्यक्ति है जो किसानों को जो फार्मर एक तरीके से कृषि लोन जो देते हैं, तो गन्ने की खेती करने के लिए लोन दिया जाता है और उस कर्ज को, उस लोन को चुकता करने वाला, लेने वाला जो व्यक्ति है या संस्था है, उसको मुकदमा के नाम से जानते हैं हम महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र मुंबई में कर्ज वसूलने वाले को, जो गन्ने की खेती के लिए जो कर्ज देते हैं, उसको मुकदमा के नाम से जानते हैं। वो व्यक्ति है कर्ज वसूल करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चलते हैं हम लोग सीडीपी वाले सेक्शन में। ईवीएस की कहानी यहाँ समाप्त होती है। अब हम सीडीपी वाले सेक्शन में चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक निपुण है। इससे बार बार आपको हर एक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। निपुण जो है ये क्या है, तो 5 जुलाई 2021 में जो आपके पूर्व एक तरीके से वो शिक्षा मंत्री थे या आई थिंक कुछ थे, रमेश पोखरियाल, उनकी अध्यक्षता में या उनके द्वारा एक संस्था या एक नाम दिया गया जो ओवरऑल 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे, क्लास 3 to 6 के जो बच्चे हैं,
उनमें एक प्रॉपर स्किल्स डेवलपमेंट के लिए ये निपुण की स्थापना की गई थी। इस निपुण का पूरा फुल फॉर्म जो होता है या इंटायर जो मतलब है वो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी। यानी राष्ट्र के जो बच्चे हैं वो जीवन की शुरुआत के लिए कौशल को सीखने के लिए एक निपुण का अर्थ ही होता है पूरा संपूर्ण। एक तरीके से उन क्लास 3 to 6 के बच्चों के लिए एक स्किल डेवलप की जाएगी जिसके तहत वो आगे आने वाले अपने समय में किसी एक पार्टिकुलर स्किल्स की मदद से अपने थ्रू आउट लाइफ को बेहतर करेंगे। ये जो संस्था है इसको निपुण नाम दिया गया है, जिसकी शुरुआत 5 जुलाई 2021 को हुई थी और इसके शुरुआत का श्रेय जाता है आपके डॉक्टर रमेश पोखरियाल को। ये एक बात हुई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं जहां से क्वेश्चन आया है ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो ग्रॉस मोटर स्किल जैसे आप जानते हैं कि जो 4 मुख्य जो टर्म है या ब्रॉड टर्म्स है डेवलपमेंट के या प्रकार है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। तो फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मोटर डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट का 2 इम्पोर्टेंट पार्ट है या प्रकार है। एक है ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर और दूसरा है फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर का मतलब है कि जब हम कोई कार्य, कोई एक्टिविटी अपने बड़े मसल्स की यूज करके करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस मोटर स्किल। जैसे रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, जंप करते हैं, हम रस्सी कूदते हैं, जितनी भी तरीके की जो बॉलर एक क्रिकेट खेल में जो गेंद फेंकता है, जो दौड़ता है, एक फुटबॉलर हो सकता है, जहां बड़े मसल्स के कोऑर्डिनेशन से काम होता हो वो आपका ग्रॉस मोटर स्किल। और फाइन मोटर स्किल जहां सूक्ष्म बारीकियों वाले काम है, जैसे अभी हम लिख रहे हैं, लिखना जो है ये फाइन मोटर स्किल है। ड्राइंग जो है, पेंटिंग जो है, आपका कढ़ाई बुनाई, स्वेटर बुनना, ये सब आपका फाइन मोटर स्किल्स में आता है। यानी जिसमें फिंगर के कोऑर्डिनेशन से या हाथों के कोऑर्डिनेशन से आप काम करते हैं, सूक्ष्म काम, ये आपका फाइन मोटर स्किल। जब आप बड़े मसल्स की, शरीर के बड़े मसल्स का यूज करके कोई आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पियाजे से 2 क्वेश्चन आया हुआ था। तो पियाजे जो थे ये कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट जिनका जन्म 1896 में तथा इनका निधन हो गया था 1980 में। इन्होंने स्टेजेस की बात की है। ये बताते हैं कि डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ये जो है विकास जो है इनके अनुसार ये पियाजे के अनुसार विकास जो है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है और स्टेजेस में होता है। बच्चे जो है वो अलग अलग स्टेज में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आगे बढ़ते हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक्स उनके दुनिया को समझने के लिए या ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए उनकी मदद करता है। ये 4 स्टेज की बात करते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एसपीसीएफ से जो हमने एक निमोनिक बनाया होगा। ओवरऑल ये स्कीमा की बात करते हैं जो पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो पियाजे की थ्योरी से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इस क्वेश्चन को या इस थ्योरी को एक बार ओवरऑल रीड कर लेंगे। वाइगोस्की से क्वेश्चन आया हुआ था। वाइगोस्की जैसे कि आप जानते हैं एक रशियन साइकोलॉजिस्ट, एक तरीके से सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जिन्होंने अपने थ्योरी सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में एक व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट या एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 3 चीज की प्रायोरिटी या प्राथमिकता देते हैं। पहला है आपका सोसाइटी यानी समाज, दूसरा है कल्चर यानी संस्कृति और तीसरा है भाषा। और भाषा को ये टूल्स बताते हैं, लैंग्वेज इज अ टूल्स फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भाषा जो है एक यंत्र का काम करती है क्योंकि दुनिया की तमाम अंतःक्रिया है, इंटरेक्शन है, सोसाइटी में एक दूसरे से मिलना है, बातचीत करना है, उसका मीडियम कहीं ना कहीं लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को टूल बताया है, लेकिन ओवरऑल एक बच्चे के डेवलपमेंट में या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 3 चीज को इंपॉर्टेंट माना है, एमिनेंट माना है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। ये 3 तरीके की स्पीच की भी बात करते हैं। जैसे एक है सोशल स्पीच जो 2 वर्ष की अवस्था में आ जाता है, दूसरा है प्राइवेट स्पीच जो 3 साल के आसपास आ जाता है एक बच्चे में, और तीसरा है आपका साइलेंट इनर स्पीच जो 7 साल के अराउंड आ जाता है।
और ये सोशल इंटरेक्शन को, सामाजिक अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट में या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। इनकी पूरी जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं समाज और संस्कृति के ऊपर बेस्ड है और उसकी इंटरेक्शन का, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन का ये बात करते हैं, रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करते हैं, पीयर ट्यूटोरिंग की बात करते हैं। यही है आपका वाइगोस्की। तो वाइगोस्की से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक बार इनको भी देख लेना है। अब तक एनईपी 2020 से क्वेश्चन है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है एनईपी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो आपका बेस्ट है 5+3+3+4 मॉडल पे आधारित है, जिसमें अब आपकी जो शिक्षा है या प्ले स्कूल से शुरुआत हो जाती है आपके जीवन की। 3 साल से एक बच्चा जो है 3 साल के होने के बाद अब वो बच्चा जो है ये प्ले वे स्कूल में जाने लगेगा और थोड़े थोड़े स्कूल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने लगेगा, वहां से लेकर के और आपके हायर एजुकेशन तक की बात इसमें की गई है। एनईपी जो है कुछ ट्रक्स दिया है, ओवरऑल कुछ भाषावाद पे ये 360 डिग्री असेसमेंट की बात करता है। बच्चे की जो इंटायर लाइफ है वो इंटायर लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को, हर एक पक्ष को उसके आकलन का भाग बनाया जाए, पेपर पेंसिल को भी, खेल को भी, पेंटिंग को भी, उसके बिहेवियर को भी, हर एक एक्टिविटी को जज करके और 360 डिग्री असेसमेंट की या 360 डिग्री प्रोग्रेसिव कार्ड की रिपोर्ट की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निपुण से, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। 5 जुलाई 2021 में स्थापित हुआ था ये निपुण। एक संस्था है एक प्रकार का जो प्रोफिशिएंसी डेवलपमेंट या क्लास 3 to 6 के बच्चों के लिए ओवरऑल एक स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए डॉक्टर रमेश पोखरियाल की अध्यक्षता में या उनके ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा श्रेय है इस निपुण को लाने में, जिसकी स्थापना आपकी 5 जुलाई 2021 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, जैसे आपका एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन है, जो हमारी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है, उस एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन है, जिसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल है। एनसीएफ बात करता है मल्टीलिंगुअली कि हर एक बच्चे को अपने मदर टंग में एक्सप्रेस करने की, अपने विचारों को, भावनाओं को, कमियों को, तकलीफ को, जब आप बच्चे को सेंटर में रखें, बच्चे की आवाज को प्राथमिकता दें और हर एक बच्चे की जो है वो अपनी भाषा में, अपने मदर टंग में उसको एक्सप्रेस करने का मौका दे और एटलीस्ट 5 क्लास 5 तक हर एक बच्चे को कम से कम उसके मदर टंग में उसको एजुकेशन दिलाए, शिक्षा दिलाए। ये बात करता है 5 गाइडिंग प्रिंसिपल पे आपका एनसीएफ 2005 बेस्ड है। एनसीएफ 2005 जो है ये आपका वन ऑफ द 4th एनसीएफ है। इससे पहले आपका आई थिंक 1975, 1988, 2000 और फिर ये 2005, ये चौथा एनसीएफ था हमारे देश का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005। यहाँ से क्वेश्चन था कोलबर्ग थ्योरी से क्वेश्चन था, एक अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट कोलबर्ग, जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट अर्थात नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, जिसमें 3 लेवल और 6 स्टेजेस की बातें करते हैं। इन्होंने 72 बच्चों को एक सैंपल के रूप में लिया हुआ था और एक हाइपोथेसिस स्टोरी सुनाई थी उनके सामने, जिनको हाइंज डिलीवा के नाम से जाना जाता है। यह हाइंज डिलीवा जो है इस पे इनका बेस्ट था ये पूरा 3 लेवल और 6 स्टेजेस, जिनमें 4 से 10, 10 से 13 और 13 से 16 वर्ष के बच्चों को इन्होंने 72 बॉयज को शामिल किया। इनके क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक महिला थी कैरोल ग्लिंगर, इनकी ही में भी स्टूडेंट थी। कैरोल ग्लिंगर ने इनके थ्योरी की क्रिटिसाइज किया है, क्रिटिक की है हुई है इस बेसिस पे कि इन्होंने सिर्फ बॉयज को सैंपल में लिया है। एक तरीके से जेंडर बायस है ये थ्योरी। अगर यहाँ महिलाएं होती, गर्ल्स होती, तो इस किसी एक डिसीजन को लेने में या किसी एक विचार को सोचने में उसका पॉइंट ऑफ व्यू और एक मेल का अलग है और फीमेल का अलग है। इस आधार पे भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। और दूसरी एक बात ये बताते हैं कि ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, अगर ये रियल लाइफ इंसिडेंट हो तो फिर डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं बदल जाता है। तो एक बार आप मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी आपके टीचर्स मंत्रा प्ले लिस्ट में सीडी की फुल कोर्स वाइज साइन ठाकुर उस प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां आप जाए, हर एक वीडियो को आप खोल के बारीकी से ऑब्जर्व करें, बारीकी से पढ़े, जो भी समय बचा है उसमें एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेके एग्जाम सेंटर पे जाए। आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है जेडपीडी से, जो आपका जेडपीडी है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं इसको। वाइगोस्की ने इस टर्म को अगर क्वाइन करने की बात है
तो वाइगोस्की ने इस टर्म को क्वाइन भी किया था और यूज भी किया था अपने सोशियो कल्चरल थ्योरी में कि जेडपीडी जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, एक बच्चे की स्वाभाविक विकास का क्षेत्र है, बच्चा जो स्वयं कर सकता है तथा जो किसी और की मदद से कर सकता है, उसके बीच का क्षेत्र है, निकटस्थ समीपस्थ विकास का क्षेत्र इसको बोल देते हैं। अगर इसके फोल्डिंग मिल जाए किसी अपने से बड़े छोटे किसी से भी जो उस पार्टिकुलर फील्ड में कुछ बेहतर जानता हो, अगर उससे मदद मिल जाए तो बच्चा अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंच सकता है। ये बात करता है जेडपीडी, इसको जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेटाकॉग्निशन से, जो बार बार रिपीट हो रहा है। मेटाकॉग्निशन आई थिंक 28-29 दिसंबर से जो सीटेट शुरू हुई है, आज तक कोई एक भी शिफ्ट नहीं हो जहां मेटाकॉग्निशन से आपका क्वेश्चन नहीं हो। मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है परासंज्ञान, यानी कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, अबाउट कॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जब आप अपने ही कामों को, जो आप अपने ही काम को डिसीजन पे जब आप रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, उसको चेक कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं, जब आप खुद के लिए हुए निर्णय पे भी आप जब आप रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं, खुद के किए कार्यों पे भी आप रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं, ये आपका मेटाकॉग्निशन है। मेटाकॉग्निशन का मतलब कॉग्निशन के बारे में कॉग्निशन, जिन चीजों को आपने कर लिया है उसको भी आप एनालिसिस करके देख रहे हैं, या उस चीज को फिर एक अलग नजरिए से, अलग पर्सपेक्टिव से आप उसको जज कर रहे हैं, देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। इसके बारे में हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं कि ग्रॉस जो बड़े मसल्स का यूज करके जो एक्टिविटी है, जंपिंग, रनिंग, ये सब आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स का पार्ट है। और जितने सूक्ष्म बारीकियों वाले काम है, जहां आईज के या फिंगर के कोऑर्डिनेशन से काम होता है, जैसे आपका राइटिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, ये सब आपका फाइन मोटर स्किल्स का पार्ट है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, यानी इसको लिंग रूढ़िवादिता बोलते हैं। जब किसी काम को, किसी रंग को, किसी वस्तु को किसी पार्टिकुलर जेंडर से जब हम जोड़ के रिलेट करके उसके बारे में बताते हैं तो उसको जेंडर स्टीरियोटाइपिंग या लिंग रूढ़िवादिता कहते हैं। जैसे पिंक कलर को लड़कियों के साथ जोड़ देना और ब्लू कलर को लड़कों के साथ जोड़ देना, ये कहीं ना कहीं आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, क्योंकि उस कलर की ऐसी कोई कंट्रीब्यूशन या कोई भूमिका नहीं है जिसके बारे में बताया जा सके कि वह किस लिंग को, हर एक कलर हर एक लिंग के लिए हो सकती है, अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन उस वस्तु को, उस कलर को, उस पर्टिकुलर पर्सन को, कुछ काम को अगर पर्टिकुलर जेंडर से जोड़ के जब हम बात करते हैं तो आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बन जाता है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जैसे जो है हाउसवाइफ का काम है, खाना बनाने का काम है, वो ये आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, जिसको जोड़ दिया गया है कि माँ जो है वो किचन में है और पिता जो है वो कहीं ना कहीं घर से बाहर है, पत्थर तोड़ रहे हैं या ऑफिस में है। ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, जिसमें जोड़ दिया गया कि महिलाएं खाना ही बनाएंगी और पुरुष ऑफिस ही जाएंगे। ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। जब किसी काम को, किसी वस्तु को, किसी रंग को जब किसी खास जेंडर के साथ या लिंग के साथ रिलेट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जोड़ के बात किया जाता है, तो वो कंसेप्ट, वो चीज आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और टीचर्स मंत्रा का ये अंतिम क्वेश्चन आप डिस्कशन कर सकते हैं। डिसलेक्सिया से क्वेश्चन आया हुआ है। डिसलेक्सिया जो है ये रीडिंग डिसऑर्डर है, ये आपका जो है वो रीडिंग डिसऑर्डर है, जिसको डिसलेक्सिया में जो है आपको पढ़ने में, वैसे बच्चे को, ऐसे बच्चे 21 को 12 पढ़ते हैं, डॉग को गॉड पढ़ते हैं, यानी जिनको पढ़ने में कठिनाई हो, ये रीडिंग डिसऑर्डर है, पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। कहीं कहीं इसको रीडिंग एंड राइटिंग भी देता है, तो अगर एक साथ दे तो घबराना नहीं है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ेगा गलत ऑब्वियसली वो लिखेगा या भी गलत। तो लेकिन ये सही मायने में जो है वो रीडिंग डिसऑर्डर है। डिस्ग्राफिया जो है वो राइटिंग डिसऑर्डर है। इससे संबंधित कुछ और टर्म जान जाएंगे कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज ना हो। डिसलेक्सिया आप जान गए ये रीडिंग डिसऑर्डर है, जो आपका सही आंसर होगा। एक है डिस्ग्राफिया, ये आपका जो है राइटिंग डिसऑर्डर है, ये लिखने से संबंधित कठिनाइयां होती है इसमें, जिसको डिस्ग्राफिया। एक है डिस्कैल्कुलिया, डिस्कैल्कुलिया ये आपका कैलकुलेशन डिसऑर्डर हो, ऐसे बच्चे को मैथमेटिक्स में या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। डिस्प्रैक्सिया जो है एक प्रकार का लैंग्वेज डिसऑर्डर है।
इसी तरीके से कुछ डिसऑर्डर है। अगर 5-6 डिसऑर्डर को आप जान लेते हैं तो ओवरऑल एग्जाम में जो क्वेश्चन अगर डिसऑर्डर से या रीडिंग डिसऑर्डर, और जहां जनरली पूछता है तो आपका डिस्ग्राफिया पूछता है, डिस्कैलकुलिया पूछता है, डिसलेक्सिया पूछता है, डिस्प्रैक्सिया पूछता है, जिसके ऊपर हम लोगों ने ओवरऑल बात कर लिया है। इसी के साथ टीचर्स 15 का ये क्वेश्चन का जो सिलसिला है समाप्त हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस एमिनेंट सेशन में पार्टिसिपेट करें। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के। आप अपना निरंतर पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं फिर एक नए सेशन में। गुड बाय एंड टेक केयर।